हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो ये सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप सबको क्लास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। भारत में पहली न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड। 1955 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नेपा नगर में हुई थी। 1955 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नेपा नगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? दहेज निषेध अधिनियम 1971, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1951, दहेज निषेध अधिनियम 1967। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा नियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, दहेज निषेध अधिनियम 1961। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम का संदर्भ दिया गया है और इसमें दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देश शामिल हैं? निर्भया, मथुरा, विशाखा, भंवरी। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारत में कार्यस्थल यौन उत्पीड़न को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य विशाखा निर्णय के अपने ऐतिहासिक फैसले में मान्यता दी थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश तैयार किए और कार्यस्थल यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक उपयुक्त कानून बनाने के लिए भारत संघ को निर्देश जारी किए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, विशाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूंजीवाद विभिन्न रूपों में धन है जिसका उपयोग श्रम के बिना आय उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। सर्वहारा वर्ग के सदस्यों को क्योंकि उन्हें खाना पड़ता है, पूंजीपति वर्ग द्वारा उन पर लगाए गए शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की कार्ल मार्क्स की परिभाषा पूंजी के चारों ओर संगठित एक समाज है, अर्थात विभिन्न रूपों में धन जिसका उपयोग श्रम के बिना आय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक पूंजीवादी समाज की मुख्य संस्था निजी संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। सर्वहारा वर्ग के सदस्यों को क्योंकि उन्हें अपने जो है परिवार को पालना पड़ता है या उन्हें खाना पड़ता है, इसलिए जो है वो उन्हें पूंजीपति वर्ग द्वारा लगाए गए शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तनाव सिद्धांत कहता है कि समाज सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों पर दबाव डालता है। जब व्यक्ति तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो उनके कार्य करने का तरीका अनुकूलन के 4 तरीकों के बीच होता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तनाव सिद्धांत कहता है। तनाव सिद्धांत 1938 में रॉबर्ट के मर्टन द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत कहता है कि समाज सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों पर दबाव डालता है, हालांकि उनके पास साधनों की कमी होती है। जब व्यक्ति तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो उनकी कार्यप्रणाली अनुकूलन के 4 नियमों के बीच आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इसमें दिया है जब व्यक्ति तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो उनके कार्य करने का तरीका अनुकूलन के 4 तरीकों के बीच होता है। तो इसमें होगा जब व्यक्ति तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली अनुकूलन के 5 तरीकों के बीच में आ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने शिक्षा के अपने दर्शन में शिक्षा के सभी 3 बुनियादी दर्शन प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता को संश्लेषित किया। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शुरुआत। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? महात्मा गांधी के अनुसार कौन सा कथन सही है? उन्होंने शिक्षा के अपने दर्शन में शिक्षा के सभी 3 बुनियादी दर्शन प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता को संश्लेषित किया। ये ऑप्शन सही है। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शुरुआत, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका राइट आंसर है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? विद्यालय और संस्थापक, वैशेषिक, कणाद, सांख्य, पतंजलि, वेदांत, व्यास। केवल एक, केवल 3, 1 और 2, 2 और 3। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारतीय दर्शन के विद्यालयों के संदर्भ में। तो भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय हैं और 6 विद्यालयों में वैशेषिक जिसके संस्थापक कणाद हैं, न्याय जिसके संस्थापक गौतम हैं, सांख्य जिसके संस्थापक कपिल हैं और योग जिसके संस्थापक पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा इसके संस्थापक जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा इसके संस्थापक बदरायन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक, वैशेषिक, कणाद ये सुमेलित है और पतंजलि का होगा योग। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। और ये तीसरा ऑप्शन जो दिया है ये जो है ये भारतीय दर्शन के विद्यालयों में नहीं शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, वैशेषिक, कणाद, पतंजलि योग और कपिल सांख्य, जैमिनी पूर्व मीमांसा, बदरायन उत्तर मीमांसा, न्याय विद्यालय से गौतम जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना परीक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें। महत्व के स्तर का चयन, सेटअप, शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित करना,
निर्णय नियम बनाना, कार्य निष्पादन आकलन, परीक्षण सांख्यिकी का चयन, निष्कर्ष निकालना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 5 4 3 6, 2 1 3 4 5 6, 2 1 5 3 4 6। राइट आंसर क्या है उसमें? परीक्षण। परिकल्पना परीक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें। राइट आंसर इसमें क्या होगा? परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया जो है, सबसे पहले इसमें परिकल्पना परीक्षण में सेटअप, शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित करना होता है। फिर महत्व के स्तर का चयन करना होता है। उसके बाद परीक्षण सांख्यिकी का चयन, और उसके बाद जो है निर्णय नियम स्थापित किया जाता है। फिर प्रदर्शन संगणना की जाती है। उसके बाद परिणाम निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेटअप, शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित करना, ऑप्शन सेकंड। महत्व के स्तर पर चयन करना, ऑप्शन फर्स्ट। परीक्षण सांख्यिकी का चयन करना, ऑप्शन 5। निर्णय नियम स्थापित करना, ऑप्शन थर्ड। प्रदर्शन संगणना इसका होगा ऑप्शन 4। और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन 6। 2 1 5 3 4 6, 2 1 5 3 4 6, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक शोध के उद्देश्य के भाग हैं? सांस्कृतिक परंपराओं की समझ, चरों के बीच संबंधों की खोज, मानवीय संबंधों की व्याख्या, परिकल्पना की पुष्टि, अन्य स्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। 1 3 और 4, 1 2 और 5, 2 3 और 4, 2 4 और 5। इसमें राइट आंसर क्या होगा? गुणात्मक शोध के उद्देश्य के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चरों के बीच संबंधों की खोज, ऑप्शन सेकंड। परिकल्पना की पुष्टि, ऑप्शन 4। और अन्य स्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण, ऑप्शन 5। 2 4 5, 2 4 5, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। चरों के बीच संबंधों की खोज, परिकल्पना की पुष्टि, अन्य स्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। नमूनाकरण विधि और अवधारणा है। यादृच्छिक नमूना, विचारपूर्वक नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण, बहुचरण नमूनाकरण। ऑप्शन में है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 4 2 1, 4 3 1 2। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसका यादृच्छिक नमूना ये है लॉटरी प्रणाली, और विचारपूर्वक नमूनाकरण ये है विशिष्ट उद्देश्य, व्यवस्थित नमूनाकरण ये है निश्चित अंतराल, और बहुचरण नमूनाकरण ये है बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। यादृच्छिक नमूना, लॉटरी प्रणाली, विचारपूर्वक नमूनाकरण विशिष्ट उद्देश्य, व्यवस्थित नमूनाकरण निश्चित अंतराल, बहुचरण नमूनाकरण बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। 3 4 2 1, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुक्त जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। DNT। विमुक्त जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। DNT उन सभी समुदायों के लिए है जिन्हें 1871 से 1947 के बीच
ब्रिटिश राज द्वारा लघु आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत एक बार अनुसूचित किया गया था। डीएनटी के कल्याण के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सीड योजना शुरू की गई थी। 1400 से अधिक समुदायों के 10 करोड़ से अधिक भारतीय या तो विमुक्त घुमंतु या अर्धघुमंतु हैं। केवल एक और दो, एक और तीन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? विमुक्त जनजातियां। तो इसका राइट आंसर होगा डीएनटी उन सभी समुदायों के लिए है जिन्हें 1871 और 1947 के बीच ब्रिटिश राज द्वारा लघु आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत एक बार अनुसूचित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट होगा। और ऑप्शन थर्ड, 1400 से अधिक समुदायों के 10 करोड़ से अधिक भारतीय या तो विमुक्त घुमंतु या अर्धघुमंतु हैं। 1 और 3, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 9 भूमि उपयोग श्रेणियां हैं। एक या एक से अधिक कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाने वाली भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। और सामान्य रूप से उपलब्ध तकनीक के साथ खेती के तहत नहीं लाई जा सकने वाली भूमि को ऊसर या बंजर भूमि कहते हैं। केवल एक और दो, एक और तीन, केवल 3। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारत में भूमि उपयोग श्रेणियों के संबंध में कौन सा कथन सही है इसमें? तो राइट आंसर है इसका भारत में 9 भूमि उपयोग श्रेणियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट। और एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए, एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाने वाली भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। 1 और 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुपस्थित मालिक भूमि प्रबंधन या सुधार में बिल्कुल रुचि नहीं रखता। भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों, किराएदारों, बटाईदारों से लगान वसूल किया जा रहा है। केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? जमींदारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनुपस्थित मालिक भूमि प्रबंधन या सुधार में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है। और भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों, किराएदारों तथा बटाईदारों से लगान वसूल किया जा रहा है। 1 और 2 ये दोनों सही है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अर्थव्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषक समुदाय एक ऐसा समुदाय होता है जहां सब कुछ समान रूप से वितरित होता है। कृषि अर्थव्यवस्था में पारंपरिक लिंग भूमिकाएं प्रचलित हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कृषि अर्थव्यवस्था के अनुसार कौन सा कथन सही है? कृषक समुदाय एक ऐसा समुदाय है जहां सब कुछ समान रूप से वितरित होता है।
कृषि अर्थव्यवस्था में पारंपरिक लिंग भूमिकाएं प्रचलित हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कृषक समाज जो है एक ऐसा समुदाय नहीं है जहाँ पर सब कुछ जो है समान रूप से वितरित होता है, ये ऑप्शन गलत है। कृषि अर्थव्यवस्था में पारंपरिक लिंग भूमिकाएं होती है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का प्रमुख कारण है? औद्योगिक क्रांति, प्रवासन, निजी क्षेत्र का विकास, परिवहन की उपलब्धता। केवल 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर क्या है इसमें? शहरीकरण का प्रमुख कारण है तो औद्योगिक क्रांति है, प्रवासन है, निजी क्षेत्र का विकास है, परिवहन की उपलब्धता, ये चारों हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटेड समुदायों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गेटेड समुदायों को रिहायशी इलाकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां कम या ज़्यादा समान भवन पैटर्न और पैदल चलने वालों और वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित किया जाता है और ऊंची दीवारों से क्षेत्र से भौतिक रूप से घिरा होता है। ऑप्शन सेकंड है, वे उच्च सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की विशेषता बन गए हैं और प्रवेश बिंदु पर जांच की एक प्रणाली सुनिश्चित करके बाहरी दुनिया के साथ संपर्क कम कर दिया है, जो कि अकेले घरों या अनियोजित आवासों में मौजूद नहीं है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? गेटेड समुदायों के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसमें गेटेड समुदायों को रिहायशी इलाकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां कम या ज़्यादा समान भवन पैटर्न और पैदल चलने वालों और वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित किया जाता है और ऊंची दीवारों से क्षेत्र से भौतिक रूप से घिरा होता है। ये ऑप्शन सही है। वे उच्च सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की विशेषता बन गए हैं और प्रवेश बिंदु पर जांच की एक प्रणाली सुनिश्चित करके बाहरी दुनिया से संपर्क कम कर दिया है, जो कि अकेले घरों या अनियोजित आवासों में मौजूद नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, दोनों कथन सही हैं। इसमें गेटेड समुदायों के अनुसार ये दोनों कथन सही हैं। मैक्स वेबर के अनुसार एक शहरी क्षेत्र की 3 तत्वों की विशेषता है: सघन रहने की स्थिति, परिवर्तन में तेजी और अवैयक्तिक संपर्क की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असंगठित क्षेत्र की विशेषताओं पर विचार करें। छोटी और बिखरी हुई इकाइयां, ओवर टाइम के लिए कोई प्रावधान नहीं, हालांकि नियोक्ता पर मुकदमा किया जा सकता है यदि वह गलत तरीके से अपने कर्मचारियों को निकालता है। केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 3। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारत में असंगठित क्षेत्र की विशेषता, असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? असंगठित क्षेत्र की विशेषता है छोटी और बिखरी इकाइयां जो काफ़ी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं और यहाँ जो है नौकरियाँ कम वेतन वाली हैं और अक्सर नियमित नहीं होती हैं। ओवर टाइम, भुगतान, अवकाश, छुट्टियां, बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई प्रावधान नहीं है।
ऑप्शन सेकंड। और रोजगार सुनिश्चित नहीं है। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को गलत तरीके से निकालता है तो उस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन थर्ड में कि कोई मुकदमा किया जा सकता है, तो यहाँ असंगठित क्षेत्र की विशेषता में है कि यदि यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को गलत तरीके से निकालता है तो उस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ, ओवर टाइम के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ नौकरियाँ कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती हैं। रोजगार सुनिश्चित नहीं होते हैं। और यदि कर्मचारी गलत तरीके से नियोक्ता अपने कर्मचारी को गलत तरीके से निकालता है तो उस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंगिक भूमिकाओं को जैविक रूप से निर्धारित करने के बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया जाता है क्योंकि इससे लोगों के लिंग के आधार पर कार्यों और संस्कृतियों को अलग करके समाज द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड है, लैंगिक सांस्कृतिक संकल्पना मानव गूढ़ता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के 2 प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहारों में विभाजित करती है। केवल 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो लैंगिक भूमिकाओं को जैविक रूप से निर्धारित करने के बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया जाता है क्योंकि इससे लोगों के लिंग के आधार पर कार्यों और संस्कृतियों को अलग करके समाज द्वारा विकसित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। लैंगिक सांस्कृतिक संकल्पना मानव गूढ़ता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के 2 प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 2 और 3। इसमें राइट आंसर क्या होगा? नागरिकता अधिनियम ये 1955 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल 1। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की। इस आयोग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। केवल 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है और इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाता है। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक भेदभाव के स्रोत और रूप हैं? लैंगिक भेदभाव के स्रोत और रूप हैं घर के अंदर श्रम का विभाजन, नियुक्त पदोन्नत, तैनाती, कानून और नियम। इनमें कौन जो है लैंगिक भेदभाव का स्रोत और रूप है? तो लैंगिक भेदभाव घर के अंदर श्रम विभाजन ये भी दर्शाता है, नियुक्त पदोन्नत और तैनाती ये भी दर्शाता है, कानून और नियम ये भी दर्शाते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। लैंगिक भेदभाव कुछ रूपों से स्पष्ट होता है, जिसमें महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक काम करती हैं, रोजगार और कमाई में असमानता, स्वामित्व असमानता, कानून और विनियमन, उत्तरजीविता असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य के वितरण में लैंगिक पूर्वाग्रह, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति में लैंगिक असमानता, हिंसा और उत्पीड़न के लिए संबंध में लैंगिक असमानता। तो इसका ये तीनों हो जाएंगे ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में रहकर बच्चे निम्न में से क्या बातें सीखते हैं? बच्चे बड़ों से अच्छे संस्कार सीखते हैं, बच्चे जिद्दी होना सीखते हैं, बच्चे चीज़ों को दूसरे के साथ साझा करना सीखते हैं। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन सभी सही है। राइट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त परिवार में बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, ये सही है। और बच्चे जिद्दी होना सीखते हैं, ये गलत है। बच्चे चीज़ों को दूसरे के साथ साझा करना सीखते हैं, ये सही है। एक और तीन सही है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम। 2 4 1 3, 3 1 4 2, 1 3 4 2, 4 2 3 1। इसमें राइट आंसर क्या होगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ये 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 और विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसका राइट आंसर है 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। बाल विवाह जो है ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ये 2006 में ये अधिनियम लाया गया था। इसको 1 नवंबर 2007 में लागू किया गया था। और बाल विवाह निषेध अधिनियम ये 1929 में आया था। इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और हिंदू विवाह अधिनियम ये 1955 का है, विशेष विवाह अधिनियम ये 1954 में है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन प्रवास संप्रेषण की मुख्य चुनौतियां क्या हैं? इसकी औपचारिक प्रवृत्ति, विकृत, गलतफहमी, स्रोत अनामत्व, अनुरूपता। 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 1 3 4। राइट आंसर क्या होगा इसमें? जन प्रवाद संप्रेषण की मुख्य चुनौतियां क्या हैं? जन प्रवाद की मुख्य चुनौतियां हैं विकृत का जोखिम, गलतफहमी में वृद्धि, संदेश की उत्पत्ति की पहचान करने में असमर्थता, नाटकीय रूप से भिन्न हो सकते हैं, कर्मचारियों के बोलने के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं है, गोपनीयता बनाए रखना असंभव है, नियंत्रित करने में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर होगा विकृत ऑप्शन सेकंड, गलतफहमी ऑप्शन थर्ड और स्रोत अनामत्व ऑप्शन 4। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1912, अप्रैल 1913, अप्रैल 1914, अप्रैल 1915। ताना भगत आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? राइट आंसर इसमें क्या होगा? ताना भगत आंदोलन ये 1914 में शुरू हुआ था। अप्रैल 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में समाप्त हुआ था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान किसके तहत अस्तित्व में आया? 42वें संशोधन अधिनियम, 86वें संशोधन अधिनियम, 63वें संशोधन अधिनियम, 73वें संशोधन अधिनियम। राइट आंसर क्या होगा इसमें? पंचायती राज संस्था ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है अस्तित्व में आया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य के रूप में क्या है? उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, आधारभूत संरचना का विकास, बंदरगाहों का विकास। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है कृषि का विकास। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? अप्रवासी भारतीय, सरकारी कर्मचारी, MSME, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कर्मयोगी प्रारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम का भी शुभारंभ है। तो ये कर्मयोगी प्रारंभ ये सरकारी कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल शुरू की। पहल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? भारत के ग्रामीण युवा, भारत के शहरी युवा, प्रवासी भारतीय, विदेशी। मार्च 2023 में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल की शुरुआत की, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक अनूठी पहल है भारत के ग्रामीण युवा के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, इनमें से कोई नहीं। झारखंड की उत्तर सीमा में बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और झारखंड की पूर्व सीमा में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो है ऑप्शन फर्स्ट नहीं, बिहार होगा। ऑप्शन सेकंड। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य स्थित है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिए करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।